आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल। अब ध्यान से देखिए जरा। बेसिकली जब आप बात करते हो मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल की, तो सबसे पहला मेथड जो मेरे पास आता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड जो मेरे पास आता है वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल किस तरीके से निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारी गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? दोनों बातें मैं आपको भी आराम से एक एक करके समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चे मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ एवरेज प्रॉफिट्स की कि एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है। बेटा एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब होता है यहां पर एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब सर ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? आप नई नई चीजें लिखते जा रहे हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की, फिर उसकी एवरेज की बात करते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से उस एग्जांपल को समझिएगा। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेटा आपके पास है कुछ इस तरीके से कि 2013-14 में उस ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख रुपए कमाए, बट 5 लाख रुपए कमाए आफ्टर लॉटरी इनकम। बिजनेस की लॉटरी लगी थी कोई। अब आप कहोगे बिजनेस भी लॉटरी खरीदता है सर, मान लो क्या जाता है तुम्हारा। आफ्टर लॉटरी इनकम ऑफ ₹1 लाख बिजनेस ने 5 लाख रुपए कमाए। फिर मैंने आपको बोला 14-15 के अंदर बिजनेस ने 6 लाख रुपीस कमाए, और ये जो 6 लाख रुपीस कमाए आफ्टर लॉस बाय फायर, मतलब बिजनेस में आग लग गई थी, उस लॉस बाय फायर के बाद, और ये लॉस बाय फायर हमारा हुआ था लगभग 2 लाख रुपए का। ठीक है बेटा। उसके बाद 15-16 के अंदर हमने 4 लाख रुपए कमाए, और ये 4 लाख रुपए हमने कमाए आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी पे करने के बाद। आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपये स्टाफ की सैलरी पे करने के बाद मैंने ये पैसा कमाया। अब ध्यान से देखना बेटा, जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ बहुत सिंसियरली आपको सब कुछ समझना है और जानना है। देखिए एक बात बताओ, 13-14 के अंदर जब आप मेरे से बात करते हो कि सर 13-14, ठीक है, चलो मैं जरा पेन चेंज कर लूं अपना। नहीं हो रहा, छोड़ो, चलो। 13-14 के अंदर 5 लाख रुपए कमाए आफ्टर लॉटरी इनकम ऑफ 1 लाख। एक बात बताओ बेटा, मुझे छोटी सी बात बताना, 5 लाख रुपए कमा रहे हो जिसमें 1 लाख रुपए की आपकी लॉटरी इनकम लगी है। 5 लाख रुपए आप कमा रहे हो जब आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी इनकम लगी है। क्या लॉटरी आपकी हर साल लगेगी? क्या आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आए हो कि आपकी हर साल लॉटरी 1 लाख रुपए की लगनी ही लगनी है? नहीं। तो एक तरह से दो आपको दिख रहा है कि आपने इस साल 5 लाख रुपए कमाए हैं, बट फैक्ट इज दिस, आपने 5 लाख रुपए नहीं कमाए, जेन्युइनली आपने सिर्फ 4 लाख रुपए ही कमाए हैं। अगर आप इस सिनेरियो को देखते हो कि 13-14 के अंदर हमारे पास 5 लाख रुपीस थे, बट दैट इज आफ्टर अ लॉटरी इनकम ऑफ ₹1 लाख। मतलब कंसीडरिंग दिस डेटाबेस, इस डेटाबेस को देखते हुए तो मैं फ्यूचर के अंदर कितने कमा सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए कमा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 5 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस कर दिए, और मेरा कितना आ गया बेटा?
ये आ गया मेरा 4 लाख रुपए। जो लॉटरी इनकम है ना, ये एक तरह की आपकी एबनॉर्मल इनकम है। क्या है ये आपकी एबनॉर्मल इनकम। तो अगर आपको अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, देखो नाम से ही पता लगता है, प्रॉफिट्स दैट कैन बी मेंटेन्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स दैट कैन बी मेंटेन्ड, दैट कैन बी मेंटेन्ड इन फ्यूचर। वो प्रॉफिट बेटा जो हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो एक बात बताओ ना, 5 लाख रुपए कमाए आपने आफ्टर अ लॉटरी इनकम ऑफ ₹1 लाख, तो एक तरह से फ्यूचर में हम 1 लाख तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो हम कितने मेंटेन कर सकते हैं? 4 लाख। तो आपको एक बात भी समझ में आ रही है कि सर जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो जो भी मेरे पास प्रॉफिट्स गिवन है उसमें से हम एबनॉर्मल, जो मेरी एबनॉर्मल इनकम है उसको क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे, ताकि मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाल पाऊं। सेम वे अब आ जाओ 14-15 पर। जब आपने बात करी 14-15 की, तो 6 लाख रुपए के मेरे प्रॉफिट्स हैं 14-15 में। आफ्टर अ लॉस बाय फायर ₹2 लाख। क्या मेरा लॉस बाय फायर हर साल होगा? नहीं सर, वो तो इस साल हुआ है, हर साल थोड़ी ना होगा। तो 6 लाख प्लस 2 लाख आपका कितना होता है? ये सर होता है मेरा 8 लाख रुपए। तो बेसिकली अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर दूंगा बेटा? सर एबनॉर्मल लॉसेस ऐड हो गए, ठीक है। अब 15-16 की अगर मैं बात करूं, 15-16 की अगर मैं बात करूं, 15-16 में मैंने कितने कमाए हैं? सर 15-16 में आपने 4 लाख रुपए कमाए हैं। अब 4 लाख रुपए तो मैंने कमाए हैं, बट आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी ऑफ 50,000, तो आपके दिमाग में अरे सर स्टाफ सैलरी तो हर साल जाएगी, लॉटरी इनकम एक बार लगी है, लॉस बाय फायर एक बार हो सकता है, बट स्टाफ सैलरी तो हर बार जाएगी। तो ना कुछ आपने प्लस करना है और ना कुछ आपने माइनस करना है, ये एक आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। तो इसकी वजह से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके कितने आएंगे? 4 लाख। तो ये जो आपने 3 फिगर्स निकाली है ना बेटा, 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख, ये आपके आते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इनको मैंने क्या नाम दिया बेटा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। समझ में आई बात? तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपको समझ में आ गए कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए मैंने क्या क्या हर्डल्स क्रॉस करने हैं। मैंने सारी की सारी एबनॉर्मल इनकम्स को क्या करना है बेटा? माइनस, और सारे के सारे एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर देना है बेटा? प्लस। बात समझ में आई? तो मेरे क्या आ जाएंगे आपके? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब आगे मैं बात करता हूं कि मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो एक बार ये प्रॉफिट्स जो मेरे पास आए हैं 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख, अब मुझे क्या निकालनी है? इनकी एवरेज निकालनी है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इनकी एवरेज किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। अब आपने बात करा एवरेज निकालनी है, तो एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एवरेज कैसे निकलती है? अरे सर क्या बात कर दी, 4 लाख रुपए था पहले साल का, फिर था 8 लाख रुपए, फिर था कितना? 4 लाख रुपए। तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये आ गया मेरा 16 लाख डिवाइडेड बाय 3। 16 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो 16 लाख को जब आप डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये आपके पास आता है 5,33,333। 5,33,333। तो 5,33,333 आ गया आपका एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा। अब आपके सामने जो मैंने एक नया टर्म रखा था वो था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये आपको देखना था कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, इसके बारे में अब हमें कुछ देखना था। आइए
देखो बेटा, जब आप बात करते हो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि आज जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप अगले कितने और सालों तक मेंटेन कर सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आज जो भी फेसबुक का एक मार्केट रेपुटेशन है, क्या 10 साल बाद भी वही रेपुटेशन रहेगा? ऑब्वियसली वो डाउन होगा, कोई ना कोई नया उसकी जगह ले चुका होगा। या चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप का ही आप एग्जांपल ले लो, जो आज उसकी मार्केट रेपुटेशन है, या फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, इनकी ये जो आज प्रेजेंट रेपुटेशन है ये अगले कितने सालों तक मेंटेन रहेगी, एक उसका रफ एस्टिमेट लगाया जाता है और उसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जैसे पहले ऑर्कुट चला करता था, ऑर्कुट आज के टाइम पे एकदम खत्म हो चुका है, उसकी जगह फेसबुक आ चुका है, उसकी जगह आने के आगे कोई और कंपनी आएगी। सेम वे एक आपका क्या बोलते हैं स्नैपडील। अब स्नैपडील किसी ज़माने में बहुत अच्छा चलता था, किसी ज़माने में या कुछ वक्त पहले था, बट आज उसकी वो मार्केट पोजीशन नहीं है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एग्जिस्टिंग पोजीशन of the company of the organization can be maintained। कितने सालों तक हम एग्जिस्टिंग पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने निकाले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 5,33,333। अब सपोज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 5, मतलब 5 सालों तक हम ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं इसको मेंटेन कर सकते हैं। यही मतलब हुआ ना। अब 5,33,333 ऑन एन एवरेज हम कमा सकते हैं, ये हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की एवरेज से निकाला और ये 5 सालों तक मेंटेन होगा। तो इसीलिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला उन्होंने बनाया, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट्स 5,33,333 और 5 सालों तक हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो 5,33,333 इंटू 5, ये ओहो 26,66,665 रुपीज आता है, विच इज गुडविल ऑफ फर्म। हमारी गुडविल ऑफ फर्म आ गई कितनी, 26,66,665 रुपीज। तो ये था फर्स्ट मेथड जो आपने देखा मेरे साथ, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से इनटू करना है। एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एफएमपी कैसे निकलेगा, सारे एबनॉर्मल इनकम्स को माइनस करना है और सारे एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना है। नॉर्मल एक्सपेंसेस नॉर्मल इनकम्स को कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था। और फिर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए सारी चीजें फास्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सुपर प्रॉफिट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द गुडविल। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से गुडविल निकलती है। इसमें हम गुडविल ऑफ फर्म किस तरीके से निकालते हैं, इसके अंदर हम गुडविल ऑफ फर्म निकालते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है। बड़े ध्यान से एक एक चीज सुननी और आपको समझनी है।
बहुत डिटेल के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए। सपोज आपने अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगा रखे। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। आपने अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगा रखे। जो आप अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने 5 लाख रुपए लगा रखे। अब हम जो बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली मार्केट में हमारी कोई ना कोई राइवल फर्म्स होंगी, हमारे कोई ना कोई कॉम्पिटिटर्स होंगे, यस और नो। तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी राइवल फर्म्स हैं इन इंडस्ट्री, जिसको आप बोल सकते हो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस रेट से अपने प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, उनका रेट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स क्या है। रेट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स क्या है? मतलब सपोज आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, और आपके जो राइवल फर्म्स हैं ए बी सी, ये मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, और आपने देखा कि ये लोग फ्रॉम द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं किस रेट से? 10% से। तो ये जो 10% से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इन्होंने जितना पैसा लगा रखा है ये लगभग उसका 10% कमा रहे हैं। मतलब से सपोज ए ने अपने बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो आपको ये लगता है या आपको ये पता है कि 3 लाख रुपए लगा करके वो 30,000 रुपए कमा रहा है। ऐसे ही ए जो है उसने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं और वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसे ही सी ने अपने बिजनेस में सपोज 8 लाख रुपए लगा रखे हैं और वो 80,000 रुपए कमा रहा है। तो आपके जो राइवल फर्म्स हैं, आपके राइवल फर्म्स जिस रेट से कमा रहे हैं वो रेट क्या है आपका? सर वो रेट है हमारा 10%, जिसको हम नाम देते हैं बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या नाम दिया मैंने उसको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब बेटा हुआ कि द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम विच राइवल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर जनरेटिंग देयर प्रॉफिट्स। रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम विच rival firms are generating profits। वो रेट ऑफ रिटर्न जिससे राइवल फर्म्स प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर मेरे कॉम्पिटिटर 10% से कमा रहे हैं और मैंने अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं बेटा? 5 लाख रुपए। तो उनको ध्यान में रखते हुए इफ दे आर अर्निंग फ्रॉम 10% एंड आई हैव इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन माई बिजनेस, तो उनके हिसाब से मुझे कितना कमाना चाहिए, उस चीज को हम नाम देते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या नाम देते हैं हम उसको? नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है प्रॉफिट्स विच द फर्म should earn as per इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से। अब इंडस्ट्रियल नॉर्म्स का मतलब आपको होपफुली यहाँ क्लियर होना चाहिए। मेरे लिए इंडस्ट्री मेरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और वो 10% से अगर कमा रहे हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए मुझे किस रेट से कमाना चाहिए, जिस रेट से मुझे कमाना चाहिए एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म, वो क्या कहलाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अभी आपने मेरे साथ एक टर्म सीखी नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि निकल के आई किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से।
ये दो टर्म आपको क्लियर हो चुनी चाहिए एकदम, तभी आप आगे समझ पाओगे कि सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेट फ्रॉम विच राइवल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर जनरेटिंग देयर प्रॉफिट्स। और सेकंड टर्म सब मुझे क्लियर हो चुकी हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है, कि जिस रेट ऑफ रिटर्न से मेरे कॉम्पिटिटर कमाते हैं अगर उस हिसाब से मैं कमाऊं तो मुझे कितना कमाना चाहिए। तो अगर मैंने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं तो उस हिसाब से मेरे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो कितने होने चाहिए बेटा, अगर वो लोग 10% से कमा रहे हैं तो उस हिसाब से तो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट आने चाहिए 5 लाख का 10%, दैट इज हाउ मच, 50,000 रुपीज। मुझे भी कितने कमाने चाहिए, 50,000 रुपीज। ये 50,000 कौन से प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स दैट वी शुड अर्न एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से जो मुझे कमाना चाहिए। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना आगे जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। यहां तक आप एक बार फटाफट पहले नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपने कहा कि सर जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो हमें समझ में आ चुके हैं, जो कि हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा रखा है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हमें समझ में आता है बेटे। अब आइए आगे बात करते हैं। हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो है 50,000 रुपीज। अब हम देखते हैं कि हमने एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने कमाए, हमने एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने कमाए। अब हम ये चेक करते हैं, आप एक्चुअल प्रॉफिट्स बोलो या जिसको आप दूसरे बोल सकते हो अपने एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके तो नॉर्मल प्रॉफिट्स थे 50,000, बट एज कंपेयर टू दैट आप तो कमा रहे हो मार्केट के अंदर 70,000 रुपीज। मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से आपको कमाने कितने चाहिए थे, आपको कमाने चाहिए थे इंडस्ट्री के हिसाब से 50,000 रुपीज, बट आप इंडस्ट्री के हिसाब से कमा कितने रहे हो, आप इंडस्ट्री के हिसाब से अगेंस्ट 50 कमाने चाहिए थे बट कमा कितने रहे हो, 70। मतलब कहीं ना कहीं उन कंपनीज के मुकाबले, उन ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले आप अर्न ज्यादा कर रहे हो, आप उनके मुकाबले अर्न ज्यादा कर रहे हो, और उनसे आप जितना ज्यादा अर्न कर पा रहे हो उसी को बेटा हम नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आपने 70,000 रुपए कमा रहे हो, जबकि इंडस्ट्री में सब जो कमा रहे हैं उस हिसाब से 50 कमाने चाहिए थे, तो आप एक्सेस कमा पा रहे हो कितना बेटा, 20,000 रुपीज। आपने कहा सर मैं एक्सेस कमा पा रहा हूं, कितना कमा पा रहा हूं, 20,000 रुपीज। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। अब आप एक बात बताओ, आप एक्सेस कमा पा रहे हो तो आप एक्सेस क्यों कमा पा रहे हो, आप एक्सेस इसलिए कमा पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी मार्केट के अंदर गुडविल एग्जिस्ट करती है, तभी आप एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा नहीं कमा। तो कैन आई से सुपर प्रॉफिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सुपर प्रॉफिट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ओनली व्हेन फर्म इज या फर्म हैज ग्रेटर मार्केट स्टैंडिंग, फर्म की एक ग्रेटर मार्केट स्टैंडिंग है ओवर द कॉम्पिटिटर्स, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। अब तो सुपर प्रॉफिट्स हमारे आ गए कितने बेटा, यहाँ पे 20,000। अब आपको सपोज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ
परचेज गिवन है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है आपके 5, तो आप एक बात बताओ, आपकी जो गुडविल ऑफ फर्म है, जो गुडविल ऑफ फर्म है वो कितनी आएगी? वो आएगी सर हमारी 20,000 चाहे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज हाउ मच? 1 लाख रुपीस। जो गुडविल ऑफ फर्म है वो हमारी कितनी आएगी सर? वो आएगी हमारी 1 लाख रुपीस। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सारी की सारी चीजें इस मेथड के अंदर निकाली। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें गुडविल निकालनी थी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकलते हैं? सुपर प्रॉफिट हमारे होते हैं बेसिकली एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, जितना हम एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। अब इंडस्ट्री किस रेट से कमा रही है, उस रेट को हमने क्या नाम दिया था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उस चीज को हमने नाम दिया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इंडस्ट्री के हिसाब से जितना हमें कमाना चाहिए उसको हमने क्या नाम दिया था? नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हमारे निकल के आए थे 50,000 रुपीज। फिर हमने चेक किया कि एग्जैक्टली हम कमा कितना रहे हैं, तो आपने कहा सर हम तो 70 कमा रहे हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से 50 कमाना चाहिए था, तो हम फालतू कमा पा रहे हैं कितना सर? 20,000। तो अगर हम 20,000 एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं तो वो किस लिए कमा पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मार्केट में एक स्टैंडिंग है, गुडविल है ओवर द कॉम्पिटिटर्स। तो इसको हमने इंटू 5 किया, तो ये हमारी गुडविल आ गई कितनी? 1 लाख। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से उनको सुनिएगा और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जब आपने मेरे साथ गुडविल निकालनी सीखी थी, जो कि वीडियो का पार्ट 1 था, होपफुली आप उसे ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने देखा था कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर हमने गुडविल निकालने के लिए क्या किया था? हमने एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। होपफुली आपको याद हो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि अगले कितने सालों तक हमें लगता है कि हमारी गुडविल मेंटेन रहेगी, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जबकि जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हमारी गुडविल है वो कैसे निकलती है? वो निकलती है सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। अब अगर आप देखो हमने सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकाले? हमने सुपर प्रॉफिट्स निकाले एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं सर वो प्रॉफिट जो फर्म को कमाने चाहिए एज पर द इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। और अगर एवरेज प्रॉफिट उससे ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं मार्केट गुडविल उनसे ज्यादा है। आप खुद बताओ दोनों में से कौन सा बेटर मेथड है गुडविल निकालने का? खुद बताओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड? अनडाउटेडली सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसके अंदर देखो, गुडविल एक कंपैरेटिव टर्म है कि इसकी गुडविल, हल्दीराम की गुडविल कितनी है, बीकानेर की गुडविल कितनी है, इट्स अ कंपैरेटिव टर्म। तो जब कंपैरेटिव टर्म है तो आप कंपैरेटिव प्रॉफिट्स लो। यहां तो आपने क्या किया, सीधे सीधे जो वो कमा रहा है उसको ही नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि यहां पर आपने ये देखा कि ये जो कमा रहा है वो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितना ज्यादा कमा रहा है, वो उसकी गुडविल की वजह से है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर, तो सुपर प्रॉफिट मेथड इज बेटर टू कंप्यूट गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म निकालने के लिए जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो ज्यादा बेटर मेथड है एज कंपेयर टू द कौन से मेथड? एवरेज प्रॉफिट। और दूसरी चीज अगर आप देखो तो जो एवरेज प्रॉफिट है मेथड है उससे हमेशा आपकी गुडविल ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड results in higher value of goodwill as compared to
सुपर प्रॉफिट मेथड एज कंपेयर टू सुपर प्रॉफिट मेथड। यस और नो बेटा, सही कह रहा हूं मैं ये बातें? अच्छा, इसके बाद अगर आप एक और चीज देखें, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहे, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहे, मतलब मैंने ये बोला सुपर प्रॉफिट या मैं दूसरे टर्म्स में अगर बोलूं, नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे एज कंपेयर टू द एवरेज प्रॉफिट्स, मतलब जो इंडस्ट्री की दूसरी फर्म्स है वो आपसे ज्यादा कमा रही है। क्या मतलब हुआ इसका? फर्म्स इन इंडस्ट्री आर अर्निंग मोर देन आर फर्म, वो हमसे ज्यादा कमा रही है। तो एक बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन है, उसने एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया, इफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिट्स, तो क्या हमारे फर्म की कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है? जी नहीं। उस केस में जो हमारे फर्म की गुडविल है वो क्या हो जाएगी? निल हो जाएगी कायदे से। और कौन से मेथड से हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए गुडविल के बारे में। ठीक है, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक मैं न्यूमेरिकल से और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। फटाफट इसे एक बार आप नोट करिए सारा। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, होपफुली आपको वो न्यूमेरिकल पसंद आएगा। आइए देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ऊपर ध्यान से देखिए बेटा, सपोज उसने हमें बोला कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन देखिए मैं दोनों मेथड से सिखाऊंगा एक ही क्वेश्चन। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा, उसने बोला 10 लाख रुपए, हमने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा रखे, ठीक है। फिर उसने उसके बाद उसे बोला कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो है 5, 5 है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसके बाद आपको बोला गया कि प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग पास्ट 3 years, ड्यूरिंग पास्ट 3 years, मतलब 16-17, 15-16 एंड 14-15, वो आपको बताए गए। यहां पर है 1 लाख, यहां पर है आपका 80,000, यहां पर है आपका 50,000, ठीक है। यहां पर उसने बोला इंक्लूडिंग, याद करो फर्स्ट वीडियो बेशर्मो, भूल मुक तो नहीं गए? नहीं भूल गए हो तो एक बार दोबारा देख लो। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर रुपीस से उसने आपको बोला 10,000, ठीक है। फिर यहां बोला इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीस 30,000, इंश्योरेंस क्लेम है कितने का? 30,000 रुपए का। और यहां उसने बोला कितना? 50,000 रुपए। उसके अंदर उसने बोला इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ रुपीस 20,000, सैलरी है कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। बात समझ में? अब ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फाइंड गुडविल फ्रॉम बोथ द मेथड्स, लिख लेना वो आप अपने आप। चलिए, या चलो मैं लिख ही देता हूं। फाइंड गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। आप गुडविल निकालोगे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड से बाय कंसीडरिंग
एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, जो आपको एवरेज लेनी है वो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स की लेनी है। ठीक है, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन हम आराम से एक एक चीज। सबसे पहले आपको पता है एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब, मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब होता है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको देना और भूल गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बिना आप नहीं निकाल पाओगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 10%। अब जब मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट्स की, तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, एवरेज ऑफ फ्यूचर, वेरी गुड, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। और ये निकालते हुए, एफएमपी निकालते हुए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं उसमें हम एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं और एबनॉर्मल गेन्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब 2016-17 में अगर आप देखो, 16-17 में आपने कमाए कितने, 1 लाख रुपए। 16-17 में आपने कमाए कितने, 1 लाख रुपए, जिसमें लॉस बाय फायर था 10,000, तो आ गया प्लस 10,000, कितना, 1,10,000। इसके बाद 15-16 के अंदर आपने कमाए 80,000 रुपए, ठीक है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम। तो 30,000 रुपये आप माइनस कर दो क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है सॉरी, तो ये आ गया आपका 50,000। 14-15 सैलरी, वो तो एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है बेटा, यस और नो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सेम 50,000। ठीक है, तो अब आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, चलिए एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं। 1, 10, 50, 50 आया है ना हमारे पास। अगर आप देखो कि आपके एवरेज प्रॉफिट्स कितने आते हैं, हाँ जी, तो एवरेज प्रॉफिट्स आते हैं आपके 1,10,000 जमा 50,000 जमा फिर 50,000 होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ गया कितना, 70,000। एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए आपके, 70,000। ठीक है, तो गुडविल अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हो आप, तो एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 70,000, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज शायद आपको बताया गया होगा, देखो क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको गिवन है कितना बेटा, 5। तो 70,000 इंटू 5, जो गुडविल आपकी आ गई वो कितनी आ गई बेटा, सर गुडविल आ गई 3.5 लाख रुपए। ठीक है, फिर सुपर प्रॉफिट्स। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सुपर प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये केस 2 है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सर वो रेट ऑफ रिटर्न जिससे राइवल फर्म्स इंडस्ट्री के अंदर कमा रही हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, सर वो प्रॉफिट जो कॉम्पिटिटर को देखते हुए हमें भी कम से कम कमाने चाहिए। तो अगर ये 10 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको 10% दिया है, तो उस हिसाब से हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो कितने आते हैं बेटा, 1 लाख। बट अगर आप देखो जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो तो कितने हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ 70,000। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर फिर आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, क्या कि जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, अगर चलो मैं आपको दूसरा एंगल से समझाता हूं कि यहाँ पर आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं 70 और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपके कितने आए हैं, 1 लाख। तो ये जो आपका है ये आ गया 30,000 रुपये नेगेटिव।
तो यहाँ पर क्योंकि आपके नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा है सुपर एवरेज प्रॉफिट से, तो आपकी जो गुडविल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पीछे, गुडविल की वैल्यू इस मेथड से हमारी नील आएगी। वाई? क्यों? बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट्स आर मोर देन एवरेज प्रॉफिट्स। जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो हमारे एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड का क्लियर हुआ होगा। सारी चीज़ें बड़े आराम से एक एक चीज़ नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इंटरनली दो तरीके से निकल सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं सबसे पहले आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ही अच्छा और यूनिक मेथड, मजा आएगा आपको इसे पढ़ के और आपको लगेगा कि सबसे जेन्युइन मेथड ही यही है। कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, रटने पे चीज़ों को कम से कम फोकस करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए। एक बात बताओ, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज NRR हमारा है 10%। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया था, वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जिससे राइवल फर्म्स इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज हमारी फर्म है X लिमिटेड और मार्केट में 3 हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ABC। इसने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, इसने 20 लाख लगा रखे हैं और इसने 30 लाख रुपए लगा रखे हैं। ये 10 लाख लगा के 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये 2 लाख कमा रहा है और ये 3 लाख कमा रहा है। ये थी इनकी कैपिटल जो उन्होंने बिजनेस में लगा रखी है और ये था रिटर्न। तो मैंने आपको कहा था, अगर आप देखो मोटा मोटा हर फर्म जितना पैसा लगा रखा है उसका 10% कमा रही है। तो ये जो हमारी राइवल फर्म्स हैं ABC, ये जिस रेट ऑफ रिटर्न से कमा रही हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और हमारे जो एवरेज प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मतलब जो हम कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं से 5 लाख रुपए, हम कमा रहे हैं 5 लाख रुपए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 5 लाख कमा रही है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इंडस्ट्री के हिसाब से अगर मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अब मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने अपने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा रखा होगा कि सो दैट मैं 5 लाख रुपए कमा पा रहा हूं। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं और इंडस्ट्री का रिटर्न 10% है, तो इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है कि मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो बट ऑब्वियसली द आंसर इज 50 लाख। कैसे निकाला कि अगर मैंने X अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है और उसका 10% मैं कमा रहा हूं और वो 10% कितना है, 5 लाख रुपए, तो इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रखा होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना आ गया आपका, 50 लाख रुपीस। ये जो 50 लाख रुपीस आया है X की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मैंने सबसे पहले आपको इसके अंदर सिखाया स्टेप वन जिसके अंदर आपको क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। किस तरीके से निकालनी है, वो आपको निकालनी है कि जो भी आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, NRR से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो आपकी आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म की इंडस्ट्री के हिसाब से आपकी फर्म की मार्केट वैल्यू क्या है। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो स्टेप 1 के अंदर हमने जो सीखा वो सीखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किस तरीके से निकलती है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किस तरीके से निकलती है और कैसे निकलती है बताओ, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नो सर, डिवाइडेड बाय
एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR। अब मैंने उसके बाद देखा कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा कितनी रखी है, मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी, मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। अभी आपने देखा कि ये मेरा आया था कितना, 50 लाख, ठीक है। सपोज मैंने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय कर रखी है ₹30 लाख, कितनी, 30 लाख रुपए। अब सबसे पहले मैंने निकाला मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, स्टेप 2 क्या निकाला मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप के केस में आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, यहां पर आपको इस तरीके से निकालना है। चलिए सपोज यहां पर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख, जबकि आपकी बिजनेस की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 50 लाख। तो कैन आई से जस्ट बाय इन्वेस्टिंग, कैन आई से दैट जस्ट बाय इन्वेस्टिंग ₹30 lakh in the business I am enjoying the market worth of ₹50 lakh। 30 लाख रुपए मैंने सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं और मेरे बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू है वो 50 लाख रुपए है। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज गुडविल। स्टेप 3 जो आप गुडविल ऑफ फर्म इसमें आप निकालोगे वो निकालोगे दैट इज द स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, मतलब गुड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है आपकी 50 लाख, जबकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है आपका 30 लाख। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 20 लाख रुपए, वो आपकी गुडविल है कि जिस वजह से आपकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। तो 3 स्टेप्स के अंदर हमें यहाँ पर गुडविल निकालनी होती है। फर्स्ट स्टेप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज व्हाट एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR। ऐसा क्यों करते हैं मैंने आपको बड़ा सिंपल वर्ड्स के अंदर बता दिया। क्या करना है बताओ हमें, सर हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर 5 लाख रुपए हम कमा रहे हैं और 10% NRR है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से 5 लाख रुपए कमाने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे, 50 लाख रुपए। दैट इज व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। हमने देखा हमने लगा कितने रखे हैं 30 लाख रुपए। सर 30 लाख लगा के मार्केट में इज्जत हमारी 50 लाख रुपए की है, वैल्यू हमारी 50 लाख की है, तो 20 लाख रुपए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी गुडविल। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ तक समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप इसे फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने थर्ड मेथड की, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये ध्यान से देखिए क्या है, क्यों है, कैसे है। देखिए सबसे पहले आप याद करो सुपर प्रॉफिट, भूल गए इसलिए याद करवा रहा हूं। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं बताओ। सर सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। याद है नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या था, अच्छा बताओ, डेफिनेशन बताओ, फॉर्मूला मत बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट्स का डेफिनेशन क्या थी सर, नॉर्मल प्रॉफिट्स थी प्रॉफिट्स दैट वी शुड अर्न एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। वो प्रॉफिट जो हमें कम से कम कमानी चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से। याद आ रहा है कुछ, एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। कैसे निकलते थे नॉर्मल प्रॉफिट्स, सर ये निकलते थे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। याद है NRR अभी बताया, क्या वो रेट ऑफ रिटर्न जिससे राइवल फर्म्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा रही हैं, ठीक है। अब वही एग्जांपल जो अभी हमने लिया उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, लास्ट एग्जांपल में जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं 30 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%। तो कायदे से हमें कमाना चाहिए था कितना, 3 लाख रुपए। अगर मैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को देखता हूँ सिर्फ, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से तो मुझे कमाना कितना चाहिए था 3 लाख रुपए। बट उस क्वेश्चन में मेरे एवरेज प्रॉफिट्स थे कितने, अभी 5 लाख रुपए, 5 ही थे ना, 5 लाख थे एवरेज प्रॉफिट्स। देखो आप अभी आपने नोट किया है एवरेज प्रॉफिट थे 5 लाख रुपए
और कायदे से मुझे कमाने कितने चाहिए थे, 3 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मेरे क्या है, सुपर प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, कैन आई से नॉर्मल प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स दैट एग्जिस्ट, आर द प्रॉफिट्स दैट एग्जिस्ट ड्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको क्या मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स कह सकता हूँ? ये क्या लिख दिया सर आपने? एक बात बताओ भाई, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से जो हमें कमाना चाहिए। अब इंडस्ट्री नॉर्म किस पे बेस है कि आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है। अगर आपने 30 लाख बिजनेस में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और इंडस्ट्री 10% से कमाती है, तो 30 लाख का 10% हमें कमाने कितने चाहिए थे, 3 लाख। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हम कमाएंगे बिकॉज हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है। सेम वे अगर हमने 40 लाख लगा रखे होते तो 40 लाख का 10% हम कितना कमा रहे होते, 4 लाख। अगर हमने सपोज 10 लाख लगा रखे होते तो हम कितना कमा रहे होते, 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, वो प्रॉफिट्स जो हम कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जितना ज्यादा होंगे उतने नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा होगी, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगी उतने नॉर्मल प्रॉफिट्स कम होंगे। बट एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं, द एक्चुअल प्रॉफिट्स दैट वी आर अर्निंग, एक्चुअली वी आर अर्निंग 5 लाख। 5 लाख में से 3 लाख प्रॉफिट जो है वो तो हम कमा रहे हैं क्योंकि हमने कैपिटल लगा रखी है। बाकी जो एक्सेस में 2 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, ये जो एक्सेस में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं सुपर प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट्स वी आर अर्निंग, सुपर प्रॉफिट्स वी आर अर्निंग नॉट बिकॉज ऑफ capital employed, not because of capital employed, rather because of goodwill, because of goodwill of firm। ये हम जो एक्सेस में कमा पा रहे हैं, ये किस वजह से कमा पा रहे हैं, ये हम कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। यस और नो? अब एक बात बताओ, आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी गुड। सुपर प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? नो नो, it exists because of goodwill of the firm। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कंटेंट में अगर इतना दम है तो पेड कंटेंट में हमने क्या क्या चीजें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। नाउ सी, अब आपने ये बात कह दी कि सर सुपर प्रॉफिट जो है वो सुपर प्रॉफिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। यस और नो? ये बात अब याद रखना, मुकर मत जाना, ठीक है? और आपने ये भी कह दिया कि सर नॉर्मल प्रॉफिट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ, हाँ जी, बिकॉज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। गुड। अब एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट आपके आए 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए के लिए आपने कोई बिजनेस में पैसा नहीं लगा रखा, नो अमाउंट इन्वेस्टेड, स्टिल यू आर अर्निंग, नो अमाउंट इन्वेस्टेड, स्टिल वी आर जनरेटिंग दीज प्रॉफिट्स। यस और नो? क्यों? बिकॉज ऑफ आर, जी हाँ, बिकॉज ऑफ आर गुडविल। वेरी गुड, सही जा रहे हो एकदम। अब एक बात बताओ, इस 2 लाख रुपए के लिए फिलहाल मैंने कोई पैसा नहीं लगा रखा, बट अगर मुझे पैसा लगाना पड़ता तो कितना पैसा लगाना पड़ता? सपोज एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता
और उस पे फिर मुझे NRR मिलता तो मैं कहीं जाकर 2 लाख रुपए कमा पाता, है या ना भाई। अभी तो मैंने इस 2 लाख रुपए के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगा रखा, आप मेरी बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी इस 2 लाख रुपए के लिए मैंने बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रखा, बट अगर इस 2 लाख रुपए को कमाने के लिए मुझे अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता? द आंसर इज सिंपली 20 लाख। वाई सो? क्योंकि इंडस्ट्रियल नॉर्म्स इज 10%। वेरी गुड। नाउ तो सपोज एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता, NRR इज इक्वल्स टू 2 लाख। NRR कितना है यहाँ पर हमारा? 10%, 2 लाख। तो आप कहते कि सर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता 2 लाख का, 2 लाख डिवाइड बाय 10% विच कम्स आउट टू बी 20 लाख। बात समझ में आई? तो ये जो x है ये आ गया आपका गुडविल ऑफ फर्म। मतलब क्यों आ गया सर? भाई 2 लाख रुपए बिना पैसे लगाए हुए कमा रहे हो, और उस 2 लाख रुपए को कमाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ते? 20 लाख। बट क्या आप कोई पैसे लगा रहे हो? नहीं लगा रहे। तो वो 20 लाख रुपए जो है वो क्या बन जाती है? आपकी गुडविल ऑफ फर्म। तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? इस मेथड में हम गुडविल ऑफ फर्म निकालते हैं बहुत सिंपल तरीके से, दैट इज सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। समझ में आ गई बात? दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आता है। अगर आप देखो तो मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर मैंने क्या किया, उस मेथड में मैंने अपनी मार्केट वैल्यू निकाली फर्म की, 5 लाख डिवाइड बाय 10% करके 50 लाख रुपए फर्म की वैल्यू है, 30 लाख रुपए मैंने लगा रखे हैं, तो 20 लाख रुपए मेरी गुडविल है। इस मेथड में मैंने क्या किया, इस मेथड में मैंने ये देखा कि मैं अपनी कैपिटल की वजह से कितने कमा रहा हूँ। आपने कहा सर आप अपनी कैपिटल की वजह से जो है, आप अपनी कैपिटल की वजह से जो है वो कमा रहे हो कितने? आप अपनी कैपिटल की वजह से कमा रहे हो 3 लाख रुपए, जबकि आपके सुपर प्रॉफिट कितने थे, एवरेज प्रॉफिट कितने थे? 5 लाख। मतलब 2 लाख रुपए एक्सेस कमा रहे हो, वो कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से नहीं है। अब 2 लाख कमाने के लिए मुझे कितना पैसा लगाना पड़ता? 20 लाख। वो मेरी क्या हो गई? गुडविल। तो इन शॉर्ट अब देखें अगर, तो मेरे पास दो फॉर्मूले जो थे उसको अगर मैं रिकंसाइल करूं, पहले वाले मेथड में क्या किया मैंने, स्टेप वन मैंने निकाला मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकाला? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि किसके इक्वल है? जो कि आपके इक्वल है एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। समझ में आया? उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप टू हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और स्टेप थ्री हमने क्या किया, गुडविल विच इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है। जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर अगर मुझे गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे करना है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज माय सुपर प्रॉफिट। ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन से मैं दोनों मेथड रिकंसाइल करता हूं। फटाफट इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए करेंगे क्वेश्चन साथ साथ। सपोज हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 20%। कितना है? 20%। एवरेज प्रॉफिट्स हमारे हैं 3 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 3 लाख रुपए। आपको बोला गया फाइंड गुडविल ऑफ फर्म फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से
गुडविल निकालनी है। वैसे आपको वो एग्जाम में बताएगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड कौन सा, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से। तो जो वो बोलेगा उसी से करना, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखें। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1 क्या निकालनी है मुझे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी बताओ सर? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 20% कितना आ गया सर? ये आ गया हमारा 15 लाख रुपए। ठीक है। स्टेप 2 बताओ बेटा क्या लेते हैं सर? स्टेप 2 लेते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2 क्या लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख रुपए। ठीक है। स्टेप 3 में क्या लेते हैं सर? स्टेप 3 में हम दोनों के डिफरेंस लेते हैं। तो गुडविल जो है वो हमारी दोनों का डिफरेंस आएगी, और दोनों का डिफरेंस मतलब 15 लाख माइनस 10 लाख कितना आ गया बेटा? गुडविल ऑफ फर्म ये आ गई सर हमारी 5 लाख रुपीस। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे बात करते हैं दूसरे वाले मेथड से, दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे नोट करिए फटाफट, ध्यान से देखिए। उसके अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे सर? वो निकलेंगे एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। अब जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो कितने थे हमारे बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने थे? अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR 20%, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी थी इसमें? 10 लाख। ठीक है। और ये आपका एवरेज प्रॉफिट्स थे 3 लाख। तो 3 लाख माइनस 2 लाख कितना होता है हमारा? 1 लाख। अब इसमें गुडविल ऑफ फर्म किस तरीके से निकालोगे? गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू बताओ सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। तो 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा सर? 10%, सॉरी 20%। वन लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20 इंटू 100। तो गुडविल यहाँ पर कितनी आ गई आपकी? 5 लाख। तो आप देखो किसी भी मेथड से हम करें जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम क्वेश्चन की जो इसके ऊपर पूछा जाता है। अभी आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट देख लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। अब मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान से देखिए। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे पास्ट एग्जाम्स में पूछा गया है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो आपको दे देगा A, B and C are partners with capital of rupees 2 lakh each. Balance appearing in reserves as follow. P&L 1 lakh, general reserve 2 lakh, total
3 लाख, ठीक है। न्यू पार्टनर डी is admitted in firm with capital of rupees 3 lakh, with capital of rupees 3 lakh, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा। इसके बाद उन्होंने आपको दे दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ फर्म रुपीज 2 लाख, फाइंड गुडविल ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल ऑफ फर्म आपसे पूछ लिया। देखिए इसका जो मैं सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको इसका रियल सॉल्यूशन भी बताऊंगा और सीबीएसई किस तरीके से इसका सॉल्यूशन चाहता है, मैं दोनों पे बात करूंगा। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, जो सीबीएसई आपसे सॉल्यूशन चाहता है और जो इसका रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। ध्यान से देखिए जरा। देखिए सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखें स्टेप 1, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालोगे आप? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एनआरआर, अगर उसने बता रखे हैं 2 लाख बाय 10%, तो 2 लाख का बाय 10% कितना होता है आपका? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख, ठीक है बेटा। स्टेप 2 आपको क्या चाहिए होता है बताओ सर? स्टेप 2 हमें चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने पीछे भी एक बात लिख दी थी, होपफुली आपने उसे ध्यान ना दिया हो, इसलिए दोबारा लिख देता हूं कि हमें लेना है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। तो अगर आप पार्टनर की कैपिटल देखें तो 2 लाख ईच है और 3 पार्टनर है, तो 2 लाख जमा 2 लाख जमा 2 लाख, 3 पार्टनर ये, प्लस न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 3 लाख, और प्लस जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कितने आपके? 3 लाख रुपए। तो ये आपका आ गया 2 4 6 3 9 3 12 लाख रुपए। कितना आ गया आपका? 12 लाख रुपए। तो जो स्टेप 3 है, स्टेप 3, उसमें आपकी गुडविल जो आएगी वो कितनी आएगी बताओ? 20 लाख माइनस 12 लाख, कितना हो गया? 8 लाख रुपए। कितना हो गया आपका ये? 8 लाख रुपए। अब ध्यान से समझो, आप जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड अच्छी पढ़ाई करने के लिए। ये हमारा पार्टनर ए की कैपिटल थी, ये बी की कैपिटल थी, ये सी की कैपिटल थी, ये डी की कैपिटल थी, और ये हमने क्या ले लिए? रिजर्व्स। कायदे से बेटा ये आपके सिर्फ एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, हमें डी की कैपिटल नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, डी तो पार्टनर है, अभी फर्म के अंदर आएगा, उसकी कैपिटल का जब इस्तेमाल होगा उससे बिजनेस बढ़ेगा। डी अभी तक पार्टनर नहीं था, अभी तक सिर्फ पार्टनर ए बी सी थे, तो उनकी कैपिटल पे ही हमारा धंधा चल रहा था। तो कायदे से डी, देखिए नॉर्मल जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड है? जिससे बिजनेस चल रहा था। बिजनेस तो ए बी सी की कैपिटल से चल रहा था, डी की कैपिटल से चल रहा था। भाई डी की कैपिटल तो अभी बिजनेस में आगे लगेगी, तो कायदे से हमें डी की कैपिटल नहीं लेनी चाहिए, ए बी सी की कैपिटल लेनी चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर की लेनी चाहिए। बट आपके 12th लेवल पे सीबीएसई सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब कैपिटल की बात करते हो तो इसमें ऑल पार्टनर्स कैपिटल लेते हो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल। बट जब आप यही चीज़ थोड़ा हायर लेवल पर आके देखेंगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, देखेंगे वहाँ पर कि हम न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं लेते, और जो कि फैक्ट भी है। बट अभी सिर्फ आपने इसको सोच के साइड रख दो, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मैंने
आपको बता दिया है कि आप जब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल लेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल लेंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कैपिटल। समझ में है? तो ये क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर पूछते हैं, उनका फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर करें।